शिगेसस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में। रिसेंटली जो विलफुल डिफ़ॉल्टर के कह देते हैं फेवर में जो डिसीजन आया आरबीआई की, उसके बारे में बात करेंगे और ये क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे दी जाए, इस सब के बारे में बात करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पर। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि विलफुल डिफ़ॉल्टर होता क्या है, होते क्या है। इंट्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे, फिर आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर के फेवर में, उसकी बात करेंगे। फिर उसमें जो इन्वॉल्व है कंप्रोमाइज सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। आरबीआई का ये पॉलिसी रिवर्स क्यों आए हैं, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स क्यों कर ली है, और ये हमारी इकोनॉमी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसे डेट्रीमेंटल हो सकता है, कैसे हार्मफुल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोन रिकवरी के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है? आरबीआई की क्लासिफिकेशन के अनुसार विलफुल डिफ़ॉल्टर वो पर्सन होता है जिसने आरबीआई से बैंकिंग सेक्टर से बैंक से लोन लिया हुआ है और वो उस लोन को उतारने की या वापस करने की क्षमता भी लगता है, बट वो लोन वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को जो लोन वापस करने की क्षमता रखता है बट फिर भी वो नहीं दे रहे हैं, अब लोन वापस नहीं कर रहा है बैंक्स को, उस पर्सन को हम विलफुल डिफ़ॉल्टर कहेंगे, जहां वो विलफुल डिफ़ॉल्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व माना जाएगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर के एक्सटेंट के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 तक 15,778 विलफुल डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स पाए गए हैं, और जिसमें लगभग 3,40,570 करोड़ रुपीज़ इन्वॉल्व है। अगर हम इसे ही दिसंबर 2020 के से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर 12,911 अकाउंट्स थे और इसमें 2,45,888 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। तो हम कह सकते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो एक्सटेंट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अब विलफुल डिफ़ॉल्ट होता कैसे है, कैसे कहेंगे कि किसी को कोई पर्सन विलफुल डिफ़ॉल्टर है? अगर किसी पर्सन है जिसने लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, और जिस पर्पज़ के लिए उसने लोन लिया हुआ है उस पर नहीं लगा रहा और किसी और पर्पज़ के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है या यूज़ कर रहा है, मतलब जो बैंक के लिए हुए पैसे का मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है, उस पर्सन को विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। या फिर क्या किया उसने, जो रिमूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी हुई थी बैंक के पास लोन लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बैंक को बताए बिना बेच देता है या डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो इन दैट केस वो पर्सन विलफुल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। अब जो आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा से आरबीआई ने जो लोग ऋण लेते हैं उनके साथ हमेशा से सेटलमेंट की है किसी ना किसी स्टेज पे, बट इस बार जो 8 जून 2023 को आरबीआई की गाइडलाइंस आई है उसके तहत आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक्स हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर के साथ विलफुल डिफ़ॉल्टर जो पर्सन होते हैं उनके साथ भी कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर सकती हैं। पहले भी कंप्रोमाइज सेटलमेंट आरबीआई ने बैंकों को करने को कहा है, बट वो जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट होती थी वो जो नॉर्मल डिफ़ॉल्टर होते थे, नॉर्मल डिफ़ॉल्टर हम यहाँ पे उनको कह रहे हैं जो पर्सन लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं और वो लोन वापस करने में असक्षम है, मतलब वो कैपेबल नहीं है लोन वापस करने के, उनको हम नॉर्मल डिफ़ॉल्टर यहाँ पे कह रहे हैं। तो आरबीआई ने अब ये गाइडलाइंस बैंक्स के लिए इशू किया कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए भी एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट रखी जाए, उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी अपना लोन किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत लोन वो वापस कर सकें। अब जो चाहे उनके अगेंस्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर के चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हैं, जो कानून अपना काम कर रहा है उसको चलने दो, बट उनको एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट का मौका दिया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्रोमाइज सेटलमेंट क्या होती है। जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट होती है, जो बोरोवर ऑफर करता है, बोरोवर ऑफर कर सकता है बैंक को कि मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूं और जो आपसे मैंने रियल अमाउंट लिया था वो उस एक्सटेंट तक, जहाँ वो अमाउंट मैं आपको वापस नहीं कर सकता हूं, और बैंक भी इसके लिए एग्री हो जाता है कि चलो ठीक है, आपने अगर 1 करोड़ लिया तो अगर आप हमें इस टाइम 60 लाख वापस कर दें तो आप कंप्रोमाइज सेटलमेंट के तहत ऐसा कर सकते हैं और हम आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर की क्लासिफिकेशन से निकाल देंगे। अब देखो, किसी पर्सन ने 1 करोड़ लिया हुआ है, वो 60 लाख वापस कर रहा है, तो ये
किस सेटलमेंट के तहत कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत ही कर रहा है। और ये सेटलमेंट में क्या होता है, जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट होता है, जैसे किसी ने 1 करोड़ दिया और 60 लाख कर दिया और 40 लाख बच गया, वो जहाँ तो राइट ऑफ कर दिया जाता है बैंकों द्वारा, जहाँ उसको वेव कर दिया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। अब लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें तो ऐसे ऐसे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती रही हैं, ऐसे कई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स हुए हैं, और इसमें गवर्नमेंट को या बैंक्स को 100 ऑफ करोड़ का घाटा भी हुआ है। ऐसे 20 सालों से ऐसा चलता आ रहा है। बट इस बार बैंक ने एक और इसके साथ डायरेक्शन दी है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत लोन वापस करने को तैयार है, जहां उसका लोन का कुछ पैसा वापस करने को तैयार है, तो ठीक 12 मंथ के बाद वो न्यू फ्रेश लोन्स भी ले सकता है। इट मीन्स जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, वो जो जानबूझकर पैसा वापस नहीं करते हैं बैंकों का, उनको इतना मौका दिया जा रहा है, पहले तो आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करो, आप थोड़ा पैसा लौटा दो बैंकों को, जितना आपने लिया उससे बहुत कम 50% भी वो हो सकता है, वो पैसा वो लौटा दो, और उसके बाद ठीक 1 साल बाद आप न्यू फ्रेश लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो। ये भी गाइडलाइंस इसी बार आई हैं आरबीआई की बैंकों के लिए। अब ये पॉलिसी रिवर्स की है आरबीआई ने, इसके बारे में बात करेंगे। 7 जून 2019 को आरबीआई ने बोला था अपनी प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स के बारे में। आरबीआई ने कहा था कि जो हम ये लोन का रीस्ट्रक्चर करते हैं या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं, जो हम इसके लिए जो विलफुल डिफॉल्टर होंगे उनको हम एलिजिबल नहीं मानेंगे। बट इस बार जो सडन जो 8 जून 2023 को जो गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, उसमें कहा गया कि हम विलफुल डिफॉल्टर को भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए एलिजिबल मानेंगे, उनका लोन भी माफ किया जाएगा। बैंकर्स के अकॉर्डिंग, जो बैंकर्स कह रहे हैं, जो इस आरबीआई के इस फैसले के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंकर्स कर रहे हैं, जब बैंकिंग यूनियंस कर रही हैं, उनका कहना है कि जो लोन रीस्ट्रक्चर या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का जो केस है, ये बहुत पिछले कई टाइम से ये मिसयूज किया जा रहा है बैंकों द्वारा और कॉरपोरेट्स के द्वारा। कॉरपोरेट्स अपनी एवरग्रीनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग या कंप्रोमाइज सेटलमेंट का यूज़ करते आ रहे हैं। देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लोन की एवरग्रीनिंग करते हैं उसको कैसे किया जाता है। जैसे कि किसी पर्सन ने लोन लिया और वो उस लोन को चुका नहीं पा रहा है, बैंक से लिया, और बैंक उसको एक और लोन दे देता है कंप्रोमाइज सेटलमेंट के तहत कि आप ऐसा करो कि कुछ ये लोन ले लो और हमारे पैसे वापस कर दो, ठीक है ना। तो इन दैट केस एवरग्रीनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी, या एनपीएस के लेवल को लो करने के लिए भी, जो बैंक्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मिसयूज करके बैंक की प्रॉब्लम्स को, या बैंक के डिपॉजिटर्स की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें अब एक बात देखें, जो होते जो दोबारा लोन देना, एक लोन चुकाने के लिए दोबारा लोन देना, ये तो बैंकरप्सी कोड जब आया, गवर्नमेंट लेके आई, उसके तहत ये दोबारा लोन देने वाली प्रक्रिया तो बंद हो गई। बट जो लोन्स की रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है। अभी भी कई लोन्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो एनपीएस बन चुके हैं, और उनका ना तो इंटरेस्ट आया, ना उनका प्रिंसिपल आया, मूलधन आया है, तो वो अभी भी उस तरह एनपी बन के पड़ेंगे। यहाँ पे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, वो लोन्स होते हैं जो 90 दिन तक बैंक को वापस नहीं किए गए, ना तो उनका ब्याज वापस किया गया बैंक को, ना उनका मूलधन वापस किया गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। और ये इकोनॉमी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसे डेट्रीमेंटल हो सकता है, कैसे हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें देखेंगे, जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, जो बैंकर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट के तहत है, जो हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो बैंकिंग जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको तो इनाम दिया जा रहा है, और जो रियल बोरोवर्स होते हैं, ऑनेस्ट बोरोवर्स होते हैं, उनके लिए ये हानिकारक होने जा रहा है। कैसे लोग दिन रात मेहनत करके अपना लोन वापस करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, और उनको रिवार्ड देने के बजाय जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको रिवार्ड दिया जा रहा है। इट मीन्स ये हुआ, आप अपना कुछ लोन चुकाओ, कुछ लोन ना चुकाओ, और आपको हम आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत आपका लोन कुछ माफ कर दिया जाएगा। बट
बट फॉर दोज ऑनेस्ट बोरोअर्स जो कि रियल में अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, अपना लोन वापस करते हैं, उनके लिए ये एक डिस्करेजिंग गाइडलाइंस होने जा रही हैं। अब जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन है, उसने कहा है कि ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने ये कहा है कि हमें तो सभी के साथ जस्टिस करना है। तो इन दिस केस ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, ये तो जस्टिस विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ हो रहा है जो हमारा पैसा मार के बैठे हुए हैं, बट जो लोग ऑनेस्टली पे करते हैं अपने लोन्स, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और ये हमारी अकाउंटेबिलिटी को भी डिटर करता है, अकाउंटेबिलिटी को भी ठेस पहुंचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंकिंग सेक्टर में जो रियल डिपॉजिटर होते हैं, ऑनेस्ट डिपॉजिटर होते हैं, उनका ट्रस्ट टूटेगा। वो कैसे इन गाइडलाइंस को लेंगे, उनके लिए ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और अब हम विलफुल डिफॉल्ट्स की बात करते हैं तो इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स और ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। आरबीआई ने अब ये कहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत अपना पैसा वापस कर सकते हो। इट मीन्स आरबीआई ने इनके रॉन्गफुल जो एक्शंस हैं उनको रिकग्निशन दे दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया कि आप ऐसा कर सकते हो। और जो इसकी जो सारी पूरी की पूरी बर्डन होने वाली है इनके इनके विलफुल डिफॉल्टर्स का जो पैसा है जो वापस बैंकिंग सेक्टर को नहीं आएगा, उसकी सारी बर्डन है जो हमारे ऑनेस्ट डिपॉजिटर्स हैं और बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उन पे पड़ी गई। ये सारी बर्डन जो हमारे डिपॉजिटर हैं, ऑनेस्ट डिपॉजिटर और बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज, उन पे इस सारे का बार उन लोगों पे पड़ेगा। अब लोन रिकवरी की हम इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, हम कहते हैं कि आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है, बट आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज के टाइम में हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्रॉफिट में चल रहा है, तो आरबीआई हो सकता है ये सोच रहा हो कि जो लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं और वो लीगल प्रोसीडिंग्स में से गुजर रहे हैं, नो डाउट, बट अगर वो कुछ पैसा नहीं दे पा रही हो और हम लोन रिस्ट्रक्चर करके या कंप्रोमाइज सेटलमेंट करके अगर उनसे कुछ पैसा निकलवा लेते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए ठीक होगा। और आरबीआई सोच रहा है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भी अगर वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ हमें दे देंगे तो ये हमारी इकोनॉमी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर के लिए सही होगा। बट जो आलोचक हैं, जो लोग इन गाइडलाइंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका कहना है कि आरबीआई को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन रिकवर करना चाहिए और वो मिनिमम एक्सपेंसेस पे करना चाहिए। बट इस केस में थोड़ा अलग हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं इसके बारे में कि जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करनी चाहिए, ना कि बोरोअर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। बोरोअर्स क्या होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर क्या होते हैं, वो तो पैसा ले लेते हैं, पर जब आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हो इन विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ, तब जो इसका सारा पैसे का जो बर्डन होता है वो जनरल टैक्स पेइंग जनरल पब्लिक पर पड़ता है, उन ऑनेस्ट डिपॉजिटर पर पड़ता है जिन्होंने अपना पैसा किसी बैंक के पास रखा हुआ है। तो बोरोअर के, जब हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं तो बोरोअर के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, फिर ही कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करनी चाहिए।